हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 में अपेयर होने वाले होंगे, और जो भी स्टूडेंट गेट 2025 में अपेयर होने वाले हैं डेफिनेटली उनके दिमाग में क्वेश्चंस जरूर आ रहा होगा कि गेट का जो पेपर है उसको किस तरीके से अटेंड करना चाहिए, कैसे उसमें क्वेश्चंस वगैरह को सोल्व करना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पर काफी सारे जो टॉपर्स लोग हैं उन लोगों से डिस्कस किया, मेरा खुद का भी जो एक्सपीरियंस है उन सबको मर्ज करके जितने भी जो एक्सपीरियंस मिले हैं उन सारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज का सेशन रहने वाला है। और इसमें हम एक्चुअली में जो गेट का जो यहाँ पर पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसको अटेम्प्ट करने का यहाँ पे पूरा ट्राई करेंगे, और उससे डेफिनेटली आपको बहुत सारे आइडियाज वहां पर मिलेंगे, उनका आप यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं अपने पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। तो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईआईटी रुड़की की, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मॉक टेस्ट उन्होंने प्रोवाइड किए थे, जिससे कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वो एक एग्जाम इंटरफेस को अच्छे से समझ पाए, ये कौन सा जो टेब है वो कहां पर है, क्या क्या उसमें फंक्शनिंग है। तो यहाँ पर मल्टीपल जो भी आपकी ब्रांचेज है उनके पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे CS1 का पेपर को ओपन करके देखते हैं तो जैसे आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है वैसे ही आपको जब आप अपने एग्जाम सेंटर में एडमिट कार्ड वगैरह को वेरीफाई करके आप इंटर करेंगे, और जब आपको जो भी सिस्टम अलॉट होगा, तो जब आप जिस सिस्टम पर जाकर आपको जो अलॉट है उस पर जाकर आप बैठेंगे तो इस तरीके से आपका जो है एक पोर्टल वहां पर ओपन हो रखा होगा, और यहाँ पर आपका नेम आ रहा होगा, जो भी आपका नेम रहेगा, या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे ही आप साइन इन करेंगे अपनी डिटेल्स वगैरह डालने के बाद, तो आपने देखा होगा कि जैसे 9:30 की शिफ्ट में अगर पेपर है तो पहले ही आपके पास ये जो है ये वाला टेब तक आप आ सकते हो, आप इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप देखेंगे टोटल ड्यूरेशन क्या है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ अवेलेबल है, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है लाइन बाय लाइन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। टॉपर्स लोग भी यही कोशिश करते हैं कि लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ ले, कुछ चेंजेस अगर इस बार कर दिए तो उनको पता लग जाए। और एक और फायदा ये करता है क्योंकि एग्जाम से पहले आपको एंजाइटी होती रहती है, तो उस एंजाइटी का सॉल्यूशन भी है कि जब आप इनको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो आपका माइंड इधर फोकस रहता है, आप ज्यादा जो है चीजें सोचते नहीं हो, दैट्स व्हाई जो एंजाइटी है वो भी रिलीफ आपकी हो जाती है। तो मैंने भी अपने टाइम पे ऐसे ही किया था, बहुत सारे टॉपर्स लोग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट करके भी ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करके ऑप्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बताएगा कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह है। तो जनरल जो होता है वही ट्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें आपको यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अब ये आई एम रेडी टू बिगेन अभी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो जब एग्जाम का टाइम होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल 9:30 का अगर आपका एग्जाम है तो 9:30 पर जो है वो आपका यहाँ पे लॉगिन जो है वो स्टार्ट होगा। वहां पे जो भी पर्सनल रहते हैं वो आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे कि पेपर जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसमें आई एम रेडी टू बिगेन करेंगे, आपका पेपर जो है वो कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मैंने अपने पेपर के टाइम पर एक जो है टेक्निक यूज करी थी। उसमें मैंने क्या किया था कि आप सबको पता है कि जनरली जो हम टेस्ट देते हैं वो अपने लैपटॉप्स में या फिर जो घर पे कई स्टूडेंट के पीसी होता है उसमें हम मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करते हैं। तो वहां पर जो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट का लैपटॉप और जो माउस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, लाइक कॉस्टली माउस वहां पे उसके पास अवेलेबल हो, और वो काफी अच्छा फंक्शनिंग करता हो। बट जब आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो तो वहां पर ये गारंटेड नहीं है कि जो माउस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माउस आपको मिलेगा, और जो वो ऑपरेट आप उसको करोगे तो बहुत ही ज्यादा उसको आप अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वहां पे चल रही थी, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था गेट का, तब मैंने वहां पर गाइस एक चीज करी थी कि माउस जो है उसको मैंने वहां पर ऑपरेट करके चेक करके देखा था कि जो उसकी स्पीड है, जो मैं कर्सर को मूव करके देख रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से चल रही है नहीं चल रही। तो आप ये वाला पोर्टल जब आपका खुला रहता है, आपका भी टाइमर चल रहा होता है कि पेपर जो है कितनी देर में स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पर माउस के कर्सर को चला के और अलग अलग लोकेशन पे उसको सेट करके आप यहां से वहां मूव करके इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका माउस जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गाइज, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि स्टिल जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करने के बावजूद भी, क्योंकि मैंने क्लिक जो कर रहा था वो जब हम टाइप करते हैं, आप सबको पता है कि जब हमें ऑप्शन भरना होता है या फिर जब हम एनएटी क्वेश्चंस करते हैं तो हमें वहां पे जो डाटा है उसको जब हमें डालना होता है तब भी हमें माउस की वहां पे नीड पड़ती है, और वर्चुअल कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करने के टाइम पर भी हमें माउस की नीड पड़ती है। तो जब आप वर्चुअल कैलकुलेटर में जब मैं जाके कैलकुलेशन कर रहा था तो मैं माउस पे सिंगल जब क्लिक कर रहा था तो वहां पे 2 टाइम जो है वहां पे क्लिक हो जा रहा था। तो दैट्स व्हाई जैसे मैंने 2
2 पे क्लिक किया तो वहाँ पे 22 टाइप हो जा रहा है। फिर मैंने ऐसे बार बार ट्राई किया तो वो बार बार प्रॉब्लम कर रहा था। तो उस चीज़ के लिए गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है उनसे कॉन्टेक्ट किया और फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि सर एक्चुअली में मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तब उन्होंने उसका सॉल्यूशन करके मुझे दूसरे पीसी में भेजा। मैं वहाँ पे डर भी गया था कि यार एक्चुअली में ये जो अगर ऐसे में मेरा टाइम तो नहीं चला जाएगा और दूसरा सिस्टम ओपन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम रुक जाता है, आप दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट भी होते हैं तब भी आपका टाइम जो है वो वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ पे आपने छोड़ा है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके के एरर्स ना हो, दैट्स व्हाई आप जो भी वहाँ पे आपको चीजें मिल रही है, हार्डवेयर वगैरह मिल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं कि प्रॉपर से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही पेपर स्टार्ट करते हैं, जब काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि एक्चुअली में टॉपर के सामने अगर ये पेपर ऐसा ओपन हुआ तो वो क्या करते हैं। सबसे पहले सर आपने क्या किया था, आपकी भी 29 रैंक थी, आपने कैसे प्रोसीड किया था, तो उन सबको यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पे जिस तरीके से ये पोर्टल आपका क्वेश्चंस का दिख रहा है कुछ इसी तरीके से आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। अब सबसे पहला जो स्टेप रहता है गाइस, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं व्यू इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रहते हैं जिसमें जो टेब्स वगैरह होते हैं उनके फंक्शनिंग, जो कलर कोडिंग है, ये सब लिखा होता है। तो ये आप ऑलरेडी वहां पे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप नंबर ऑफ 1 मार्क्स क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने डिजाइन हुए उसको आप यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपर लोग करते हैं वो क्या करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को ओपन करेंगे। ये चीज काफी स्टूडेंट की जो हैबिट है उसमें नहीं होती है। उनके सामने क्या होता है कि जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसको सोल्व किया, सेव नेक्स्ट किया, ऐसे आगे बढ़ते हैं, या पीछे से बढ़ जाएंगे या फिर पहले अपना जो कोर सब्जेक्ट है उसको सोल्व कर लेंगे, उसके बाद जो मान लीजिए अपना जो जनरल एप्टीट्यूड है उसको सोल्व कर लेंगे। इस तरीके से टेक्निक यूज करते हैं। बट मैंने जो ज्यादातर टॉपर्स लोगों से बात करी है, जो अच्छे रैंकर्स है उनसे बात करी है, मैंने ये यहाँ पर पता लगा है कि वो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये पहले जो ये क्वेश्चन पेपर वाला टेब होता है इससे ओपन करके कंप्लीट, यहां पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर ही अवेलेबल हो जाता है कि कौन से नंबरिंग पे कौन सा क्वेश्चंस है और क्या क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो आपको यहाँ पर आपके पेपर का यहाँ पे मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका पेपर जब स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट आप 5 to 6 मिनट, अगर आपके 5 to 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर आप क्या करें कि इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप क्या करेंगे, रीड कर लेंगे। तो उससे क्या है कि आपको एक आइडिया, ऐसा भी नहीं कि लाइन टू लाइन रीड करना है, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चंस है। और उन जब आप रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल टाइप के आपको नोटिस हो रहे हैं, जो आपको बहुत इजीली वहां पे सोल्व हो सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो उन 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो कि मान लो कोई थ्योरेटिकली क्वेश्चन आपको दिख गया पढ़ते वक्त और उसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है, तो आप जो भी आपको स्क्रेबल पैड मिलती है उसमें आप नोट करके रख सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन का ये है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन होंगे उसमें, जो बहुत 1 मार्क्स के थ्योरेटिकल टाइप के बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है वो सोल्व भी हो गए और साथ ही साथ आपने एक ओवरव्यू भी ले लिया सारे क्वेश्चंस का। गाइस इससे फायदा क्या है कि कई बार जो स्टूडेंट जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो शुरुआत का जो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे करके अगर शुरू में मान लीजिए उन्होंने कोर सब्जेक्ट स्टार्ट किया और उनके वो 10 क्वेश्चन तक, 5-6 क्वेश्चन तक पहुंच गए और जब वहां तक पहुंचे उनसे क्वेश्चन अगर सोल्व ही नहीं हो रहे, उनका मान लो हार्ड क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही दे दिए, तो काफी ज्यादा प्रेशर और एंजाइटी क्रिएट हो जाती है और फिर लगता है कि मेरे से 5 क्वेश्चन में से एक भी सोल्व नहीं हो रहा है, मतलब पेपर बहुत ही ज्यादा टफ आया है, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये माइंड जो है उनके दिमाग में ये थॉट्स जो है बहुत ही ज्यादा चलने लगता है और उस वजह से क्या होगा कि वो पेपर को अटेम्प्ट करने के टाइम पे भी उनको एक प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ पे क्रिएट होती है उनके माइंड में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है एक ये क्वेश्चन पेपर का टेब आप लोगों के लिए इसीलिए दिया जाता है, इसका आप यूटिलाइजेशन आपको करना है। आपको लग रहा है कि लास्ट में इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो लास्ट में भी आप देख लें मैथ्स का कैसा आ रहा है, और एक बार आपने अगर ओवरव्यू करके रखा है ना, तो जब आप ओवरव्यू करके रखोगे तो जब उस क्वेश्चन में आप दोबारा जाओगे तब तक आपका ब्रेन पीछे जो है फंक्शनिंग कर रहा होगा, उस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होगा। आप चाहे उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आपका ब्रेन जो है आपको पता है उस चीज पे काम कर रहा होगा। तो जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, एंजाइटी आपको नहीं होगी उस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। और जब एंजाइटी नहीं होगी तो आप अपनी जो सिली एरर करते हैं जनरली क्वेश्चंस को तुरंत पढ़ के सोल्व करने में, वो एरर भी आपका थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप अवॉइड कर पाएंगे। बट गाइज ऐसा नहीं करना है कि शुरू के आधे घंटे बस पेपर ही पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, फिर टाइम आपका पूरा उसी में वेस्ट हो जा रहा है। आपको ओवरव्यू लेना है 5 to 6 मिनट में, जल्दी जल्दी आपको देखना है कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, तो वो आपको एक आइडिया लगाना है। और उसमें कोई अगर बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख गया तो उसको आप वहां पे अटेम्प्ट करके उसको कर सकते हैं। अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जैसे ही अपना पेपर स्टार्ट किया, आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 4-5 चीजें आपको देखने को मिल रही है, आंसर्ड, नोट आंसर्ड, नोट विजिटेड, मार्क फॉर रिव्यू,
आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड। तो गाइस ये अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब तक किसी क्वेश्चन को ये करके ये सिंबल आपका आ रहा है, जैसे मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर वाला जो भी क्वेश्चन मेरे पोर्टल में आ रहा है, मैंने इसको अटेम्प्ट किया और अब मैंने इसको जैसे ही सेव नेक्स्ट किया, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो आंसर्ड यहाँ पे हो चुका है। और अगर मान लो कि मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को बाद में जाके चेक करना है कि ये अभी मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मेरा आंसर जो है मैंने ये भरा है लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं कि ये आंसर होगा या नहीं होगा, मुझे रीचेक करना है, तो उसमें आप मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। तो कुछ इस तरीके का आपका इसमें इसका मतलब ये होगा कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर भी कर दिया और आप उसको वापस रीवैल्यूएट करना चाहते हैं, एक बार वापस उसको चेक करेंगे कि सही है या नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसमें फिर वो आपका इस तरीके से ये सिंबल बन के आएगा। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ है और आपको लगता है कि ये अभी मेरे से सोल्व नहीं हो सकता, आगे मैं ट्राई करूंगा, टाइम लगेगा, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि यहां पर उस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मार्क फॉर रिव्यू में फिर आपका केवल ये वाला सर्किल आएगा, इस सर्किल में ये जो आ रहा है इसका मतलब है कि आप इसको वापस जाके चेक करेंगे, आंसर आपने कर रखा है। तो गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अब जैसे मान लो कि आपने पेपर देख लिया 5-6 मिनट में, अब आप पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करते जाएंगे, किसी क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको फीलिंग आ गई कि यार ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इस मेथड से होगा और इसमें ये कैलकुलेशन होगी और ऐसे इसका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो आपको अगर ये फीलिंग स्टार्टिंग में ही अगर आ गई तो उस केस में आप क्या करोगे गाइस कि उस क्वेश्चन को तुरंत अटेम्प्ट करोगे और उसको आप फाइनल जो है, मान लो कि आप कॉन्फिडेंट हो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा जो आंसर आ रहा है वो मान लो कि मेरा डी आ रहा है, तो मैंने इसको डी किया और सेव कर दिया। तो मतलब इस क्वेश्चन में आपको रीचेक ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन मान लो आप आए और आपको सोल्व करना है, अब सोल्व करते करते आपने क्या किया है कि उस क्वेश्चन में आपने कुछ स्टेप्स लिख लिए, फॉर्मूले लिख लिए, तो इस केस में आप स्क्रिबल पैड का आपको प्रॉपर यूज करना है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, बॉक्सेस बना के सोल्व कर सकते हैं। तो जो बॉक्सेस है उसमें आपने मान लो कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, उसमें जो भी स्टेप्स आपने लिखे हैं उसको अच्छे से लिख दिया है। फिर मान लो कि आपने किया बट आपसे हुआ नहीं, आप इसको रिट्राई करना चाह रहे हैं बाद में आके, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। अगर आपने कर भी लिया, ऑप्शन भी आ गए, लेकिन स्टिल कुछ कंफ्यूजन है कि यार थोड़ा सोचूंगा, थोड़ा करते करते वापस आके देखूंगा, तो फिर आप उसको क्वेश्चन को सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दो, तो वो उस तरीके से आपको दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सोल्व नहीं हो पाएगा मेरे से, ठीक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली भी आगे जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने जो पेपर है उसको देखना है। और गाइस यहाँ पर फायदा क्या है कि स्क्रिबल पैड में अगर आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन के जो डाटा और फॉर्मूला लिखे हैं, तो कई बार हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके मान लो क्वेश्चन को सोल्व करने के 4 स्टेप हमारे पास है, 2 स्टेप हमने सोल्व कर दिए, फॉर्मूला याद आ गया हमें और आपने एक स्टेप भी कर दिया, बट आगे अब हो नहीं रहा है, थोड़ा हम फंस गए। तो उस केस में अगर आप मान लो बाद में आपके पास टाइम बचता है, आप रिट्राई करना चाहते हो, तो उन 2 स्टेप को आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो 2 स्टेप आपके स्क्रिबल पैड में ऑलरेडी लिखे होंगे। तो ये आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। काफी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि स्क्रिबल पैड क्या 2 बार मुझे मिलती है, तो स्क्रिबल पैड देखो एक बार आपको फर्स्ट मिलती है, जब वो फिल हो जाती है उसको सबमिट करके आप दूसरा ले सकते हो। तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जब पहले वाला जो स्क्रिबल पैड सबमिट करो तो उससे रिलेटेड कोई डाटा चीजें वगैरह जो मेंशन है वो सेकंड वाले में आपको नोट कर लेनी है। आप उनसे टाइम मांग सकते हो कि मैम मुझे इसमें से कुछ डाटा इधर लिखना है, और उसके बाद आप उनको दे सकते हो। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंड करेगा उस एग्जाम सेंटर पे कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम जो मैंने आपको बताया टॉपर्स जो होते हैं इसी तरीके से अपने पेपर को प्रोसीड करते हैं। और उसके बाद गाइस पेपर को कैसे, क्या एक ही बार में सारा कर देना, नहीं, मैंने आपको बताया फर्स्ट गो में केवल वो क्वेश्चन करना है जिसको पढ़ते ही फीलिंग आ गया कि इसका सोल्यूशन निकल जा रहा है। आपने फर्स्ट गो में ऐसे सोल्व कर लिए, मान लो 65 क्वेश्चन है, आपने 35 to 40 क्वेश्चन ऐसे आपने अटेम्प्ट कर लिए जिसमें फर्स्ट गो में ही आपकी फीलिंग आ जा रही है। उसके बाद जब आप सेकंड गो में जब आप आते हो गाइस, तो सेकंड गो में क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू डाल रखा है और जो सोल्व नहीं किए हैं, ओके, अगर मार्क फॉर रिव्यू में चेक करने के लिए डाल रखा है सोल्व करके, तो वो लास्ट ऑप्शन में आएगा। पहले मार्क फॉर रिव्यू में जो आपने लगा है कि मेरे को इसमें थोड़ा एफर्ट लगा के सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी, तो फिर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। मान लो ऐसे 15 क्वेश्चन बचे या फिर ऐसे 10 क्वेश्चन बचे, उनको ट्राई करो। फिर उनमें से जो हो जाता है, ठीक है, मान लो आपने 7-8 कर दिए, 2-3 नहीं भी हो रहे, कोई बात नहीं। उसके बाद मान लो कि लास्ट जो स्टेज बचता है उसमें फिर आप जो है जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है,
जिसमें आपको चेक करना है वो चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 65 क्वेश्चन सारे ही आप चेक कर पाओगे, बट जिसमें आपको थोड़ा डाउट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे, उसको आपको देखना है। तो टॉपर्स लोग भी ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। स्क्रैबल पैड का आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। अब अगर हम बात करें गाइस वर्चुअल कैलकुलेटर का, तो वर्चुअल कैलकुलेटर में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होता है, एक बार आप यहाँ पे जो अगर आपका मान लीजिए वहां पे पेपर जो है उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन वाला पेपर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक बार आप माउस से क्लिक करके देख सकते हैं कि जो भी इस पे क्लिक्स आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कर्सर प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है नहीं कर रहा, सिंगल क्लिक में डबल क्लिक तो नहीं आ रहा है, तो ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद हमेशा जो आप पेपर को अटेम्प्ट करें उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करें। और लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा गाइज कि आप कभी भी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और आपको अगर ऐसा लग रहा है 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो आपको लगता है अगर आप सेफर साइड हो तो आप ट्रायल मार सकते हो, बट ऐसा नहीं कि सारे पेपर में ही आप अगर आपको लग रहा है कि 30 से 40 मार्क्स आपके आ सकते हैं, पेपर उसी रेंज में आपका जा रहा है, पॉजिटिव है आपको 30-40 मार्क्स में श्योर हो आप, तो उसमें फिर ऐसा नहीं कि आप सारे बचे हुए क्वेश्चन में तुक्के मार दो और फिर वो जो 30-40 आ भी रहे हैं वो नेगेटिव में सारे उड़ जाए। उससे अच्छा है कि आपके 40-50 भी आए हैं तो कुछ ना कुछ ऑप्शन आपका उससे बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इसमें हमने बहुत सारे वे डिस्कस किए हैं जो एक्चुअली में टॉपर करते हैं। बाकी एंजाइटी जो है वो भी आपको कंट्रोल करनी है और हमेशा जो है आसपास के जो लोग कितनी भी, काफी इस बार ऐसा होता है कि बगल वाला जो है बहुत जल्दी जल्दी माउस चला रहा है, या फिर कुछ कई बार जो होता है 3rd ईयर के स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं, प्रिपरेशन के बिना आते हैं, ऐसे ही उनको अटेम्प्ट करना होता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बोल बोल के करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे डिस्टर्बेंस भी हो सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली जो भी आपके इवैल्यूएटर्स वगैरह है उनसे बात करके आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी फुल आपको कॉन्फिडेंस रखना है और जो एक राइट वे है उस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आपने थ्रू आउट अपनी प्रिपरेशन जो है काफ़ी सारे मॉक वगैरह दिए होंगे, आपको खुद को पता चल गया होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहता है। यहाँ पे मैंने एक जनरल चीज़ आपको बताई है, आपको खुद को जो लगता है कि जिससे आपका एक अच्छे तरीके से पेपर आपका अटेम्प्ट हो पाता है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपने ढूंढी है मॉक टेस्ट वगैरह को अटेम्प्ट करते वक्त, और जो गलतियां आपने फिल्टर आउट करी है कि ये नहीं करना है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए। बाकी गाइस गेट 2025 के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। और आप में से जो भी स्टूडेंट गेट 2025 में अपेयर हो रहे हैं, कौन सी ब्रांच में आप अपेयर हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात भी होगी, अगर काफ़ी स्टूडेंट का नोएडा 62 में पेपर होगा तो वहाँ पर आप लोगों से मुलाकात भी होगी। बाकी जो लोग नोएडा 62 में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही आपका गेट का पेपर होगा उसके बाद आपको कंप्लीट जो है गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं आपके गेट के स्कोर के अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।